जब पहली बार मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब भी वो इसी तरह का एक अध्यादेश लेकर के आए थे, बड़े पूंजीपतियों के पक्ष में हिंदुस्तान की जमीन को कैसे हड़पा जाए, भूमि अधिग्रहण कानून के अंदर संशोधन का अध्यादेश लेकर के आए थे। 3 बार वो अध्यादेश बार बार उसको आगे बढ़ाया गया, लेकिन तब भी किसान संगठनों ने इकट्ठा होकर के मोदी सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया था। और इस बार भी मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल इससे अगला है, वो है कि जिस बात को लेकर के हमारी मांग थी कि देश की खेती बाड़ी जो घाटे का सौदा बन चुकी, वो कैसे लाभकारी बने। कोई किसान का बच्चा आज किसान नहीं बनना चाहता, ये स्थिति पैदा होगी। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहेगा, इंजीनियर का इंजीनियर बनना चाहेगा, लेकिन किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाहता, क्योंकि खेती बाड़ी घाटे का सौदा है। हर कोई किसान अपने बच्चों को यही कहता है, अरे पढ़ ले भाई, कुछ बन जाएगा, कहीं कोई नौकरी मिल जाएगी। यहाँ तो मिट्टी में मिट्टी होना, कुछ हासिल नहीं होगा। इसको लेकर के ही 2004 में मिली जुली सरकार बनी थी। कांग्रेस का अकेले का बहुमत नहीं था, कम्युनिस्टों का समर्थन था। खेती का संकट कैसे मिटे, इसके लिए किसान आयोग बना। डॉक्टर स्वामीनाथन, बड़े वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उसने पूरे देश का सर्वे किया, संकट के क्या क्या कारण है खेती का, बहुत ही विस्तृत एक रिपोर्ट उन्होंने दी, लेकिन लागू नहीं की गई। उसकी सिफारिश में एक सिफारिश ये थी कि खेती के अंदर जमीन की लागत समेत, किराए समेत समुचित जो लागत है उसको जोड़ करके 50% यानी कि लागत से 1.5 गुना फसल का भाव किया जाए तो खेती लाभकारी हो सकती है। तमाम फसलों का तमाम किसानों को लाभकारी मूल्य पर खरीद का गारंटी सरकार की तरफ से हो, यह सिफारिश उनकी तरफ से की गई। कांग्रेस का राज गया। मोदी जब सत्ता में आया तो उसके घोषणा पत्र के अंदर यह था, वो बोलता था, क्योंकि वो वेश बदल करके आया था, एक राक्षस जिसके हाथ हिंदुस्तान में अपने देश के लोगों के खून से रंगे हुए थे, उसको एक राष्ट्र निर्माता के रूप में पेश किया गया। और एक मक्कार देश की जनता को बरगलाने के लिए, जिसको अमित शाह ने बाद में कहा कि ये तो क्या थे, जुमले थे, कहा था कि मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा। ये तो किसान सभा के नेता आपके बीच में बैठ बोल करके गए हैं। इन्होंने पूरे देश की संसद बुलाई थी 2018 में। 72 घंटे दिल्ली में लाखों लोग खेती बाड़ी के ऊपर क्या कैसे संकट से निकले, 2 कानून के प्रस्ताव तैयार किए गए थे। उनमें से एक था कि आज किसानी के ऊपर जबरदस्त कर्जा है। मोदी के राज में बड़े बड़े पूंजीपतियों के लाखों करोड़ रुपए के कर्जे माफ किए गए। देश के किसान का कर्जा माफ होना चाहिए। एक ये प्रस्ताव तैयार किया था और दूसरा प्रस्ताव तैयार किया था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बने। 21 राजनीतिक पार्टियों ने उनके इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। संसद के अंदर
उन दोनों बिलों का प्रस्ताव रखा गया था। किसानों की मांग ये थी, हमें कर्जी से मुक्ति चाहिए, लेकिन दिया क्या है जिसके बारे में इन्होंने चर्चा की। इसलिए ये लड़ाई अभी अधूरी है। न सिर्फ ये कानून वापस होंगे, बल्कि जिस बात को लेकर के हमारी पहले लड़ाई थी, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, देश के तमाम किसानों को देश की तमाम फसलों के लिए स्वामीनाथन की सिफारिश के मुताबिक न सिर्फ मूल्य की घोषणा बल्कि खरीदारी की गारंटी का कानून जब तक नहीं बन जाता, यह आंदोलन जारी रहेगा। और ये सिर्फ खेती किसानी के लिए नहीं है। मैं जिस बात को कह रहा हूं, करवट बदल रहा है देश। सही कह रहा। तो इस खेती बाड़ी के विमर्श के साथ साथ आज किसान बिजली बिल 2020 वापस लेने की बात कह रहा है। बिजली को भी बड़े कॉरपोरेट के हवाले करने की, बिजली को पूरी तरह से अडानी अंबानी बड़े पूंजीपति उनके हवाले करने की तैयारी यहीं से है। शिक्षा की नई नीति तो इन्होंने इसी समय के ऊपर जारी की है। वो शिक्षा भी जो अब तक सरकार का हमारे देश में कानून है, बना है, शिक्षा का अधिकार हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन नई शिक्षा नीति में उस अधिकार की चर्चा नहीं है। बड़े देश विदेश के पूंजीपतियों के लिए शिक्षा का भी व्यवस्था को खोला जा रहा है। हमारे मजदूरों के लिए, क्योंकि जो किसान का भी बेटा बेटी पढ़ लिख करके पेट काट करके जिनको हम पढ़ाते हैं, कर्जा उठा करके भी जो पढ़ाते हैं, उनके लिए क्या भविष्य होगा, उसके लिए एक नया कानून मोदी लेके आया, लेबर कोड बिल के नाम के ऊपर। उसमें है आपकी रेल क्या, बिजली क्या, रोडवेज क्या, तमाम उनका निजीकरण और मालिक को पूरा अधिकार, कितने घंटे काम लेगा, कितना वेतन देगा, कितने दिन की नौकरी होगी, टर्म एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपके बच्चों की गुलामी का एक दस्तावेज तैयार किया गया। ऐसे ही यही बात। इसलिए ये लड़ाई मजदूर और किसान की 26 तारीख जिस दिन ये अपना मोर्चा शुरू हुआ, उस दिन सिर्फ किसान ही दिल्ली नहीं पहुंचा था, पूरे देश के स्तर के ऊपर देश के तमाम ट्रेड यूनियनों ने, कर्मचारी मजदूर संगठनों ने आपके साथ मिलकर के उस दिन राष्ट्रव्यापी हड़ताल की थी। 8 तारीख का भारत बंद हमने मिलकर के किया। ये जो हमें हमारे बीच में जात के, धर्म के जो बंटवारे जो खड़े किए गए थे, आज वो दीवारें पिघल रही है। इस आंदोलन की ताप में एक नया भारत जन्म ले रहा है। इसलिए आप सबसे मैं उस दिन भी, पहले दिन भी कह के गया था, 1-2-4 बात है, साथियों ने उसकी चर्चा की है कि हिंदुस्तान के इतिहास मेवात के बगैर पूरा नहीं होता। एक नया इतिहास रच रहा है, नया इतिहास रचा जा रहा है। मेवातियों के बगैर ये इतिहास पूरा नहीं हो सकता। आप तमाम साथियों से मेरा हाथ जोड़ करके अपील है, गांव गांव जाओ। और जिस तरह से मुझे पता है कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने हमारा इस मेवात को, जो हमारा सिरमौर है, जिसके ऊपर हमें फक्र होना चाहिए, उसको निशाने पर लिया, उसको मिनी पाकिस्तान के रूप में पेश किया गया। हमारे यहाँ के जो पशुपालक किसानों के ऊपर बार बार हमले किए गए, उसमें पहलू खान भी है, उसमें रकबर भी, अनेकों घटनाएं। एक आतंक का वातावरण मेवात के अंदर पैदा करने की कोशिश की गई। इस आतंक को तोड़ने का इससे सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा जब पूरा हिंदुस्तान, पूरा हरियाणा के लोग आज आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और ये मोदी के तमाम जो नकाब थे, वो प्याज के छिलके की तरह एक एक करके उतरते जा रहे हैं। वो नंगे रूप में आज ना उसका कोई धर्म से वास्ता है। लोगों को पता है 57 दिन हो गए, 130 से ज्यादा लोग वहां मर चुके हैं, शहादत दे चुके हैं। इसके मुंह से आज तक, मोदी के मुंह से उन लोगों के ऊपर कोई दुख और शोक तक प्रकट नहीं किया गया। ये राक्षस है, इसका धर्म से कोई वास्ता नहीं है, ये पापी है, इसके अलावा और कुछ नहीं।
इसकी राष्ट्रभक्ति वो लोगों के सामने आ चुकी है। ये बिल्कुल, ये तो आज जितने भी ये चैट सामने आ रहे हैं, हमारे सैनिकों की मौत पर जश्न मनाने वाले ये लोग, हमारे सैनिकों की मौत पर वोट की फसल उगाने वाले ये लोग, ये कैसे राष्ट्रभगत हो सकते हैं? जो देश के अंदर देश की जनता को आपस में बांटे, वो कैसे देशभगत हो सकते हैं? ना हो सकता। ये एक एक करके आज जनता के सामने। इसलिए साथियों, दोस्तों, हम सबको मिल करके गणतंत्र दिवस की आह्वान किया किसान आंदोलन ने। आप जो साथी दिल्ली जा सके दिल्ली आना, लेकिन जो दिल्ली ना जा सके तो एक बात मैं जरूर कहूंगा कि उस दिन आप इस मोर्चे के ऊपर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके अपना गणतंत्र दिवस मनाओ, संकल्प लो। इस गणतंत्र की रक्षा करनी है, ये गणतंत्र को बचाना है, ये बचाने की लड़ाई है, गणतंत्र को बचाने की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका फिर धन्यवाद करते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।